बांग्ला देश की महिलाएं घोड़े को अपने घर में क्यों पालती हैं और घोड़े से रात को क्या काम करवाती हैं, यह वजह जानकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। एक रात को मैं अपने क्वार्टर में आंखें बंद करके सोने के लिए लेटा ही था कि तभी मुझे मालकिन की घोड़े की आवाज़ आई और मैं चौंक गया। कुछ देर पहले तो मैं उसके तबेले की तरफ से लौटा था, वह अपनी जगह बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर तभी अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि वह बुरी तरह से हिनहिना रहा था। कुछ देर में ऐसे ही अपनी जगह पर लेटा रहा, लेकिन जब मुझे लगा कि घोड़े की आवाज़ कुछ नॉर्मल नहीं है बल्कि हमेशा से कुछ अलग है, जैसे उसे बहुत बड़ी परेशानी हो, तो मुझे रहा नहीं गया। उसकी देखभाल मेरी ही जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मैं जानवरों के मामले में बहुत ज़्यादा दिलचस्प था, इसलिए इतनी रात को अपना बिस्तर छोड़कर क्वार्टर से बाहर निकल आया। बाहर आने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड थी, शायद उसको भी कोई तकलीफ हो रही थी। जैसे ही मैं तबेले के पास पहुंचा तो वहां के मंजर देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मेरी मालकिन अपने घोड़े के साथ अजीब से कपड़े में जिस तरह खड़ी थी, मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह नींद में हो और बिस्तर से उठकर यहीं चली आई हो। मेरी मालकिन बेहद खूबसूरत थी। उसके काले लंबे बाल कमर पर चल रहे थे और मालकिन खूबसूरत सी परी लग रही थी, जो उस वक्त शायद अपने आप में नहीं थी। मेरी मालकिन के अंदाज और रात के इस वक्त घोड़े के पास मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। उसने घोड़े की कमर पर हाथ फेरते हुए उसे गले लगाए घोड़े को संभालने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे उन्हें घोड़े के साथ कोई जज्बाती लगाव हो। उनका यह अंदाज ऐसा था जैसे वह उसे खामोश करवाना चाहती हो। लेकिन आधी रात को मालकिन यह क्या कर रही थी, यह बात मुझे समझ नहीं आई थी। और फिर जब घोड़ा खामोश हुआ तो मालकिन ने उसकी ज़बान अपने पेट पर लगवाई और पेट चटवाने के बाद उसकी पेट पर हाथ फेरते हुए उसकी टांगों के पास बैठ गई। मालकिन की इस हरकत ने मेरे तो होश ही उड़ा दिए और मैं वहीं से वापस लौट आया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी नई नवेली बांग्लादेशी मालकिन ऐसी हरकत भी कर सकती हैं। जो कुछ मैं देख चुका था उसके आगे कुछ भी देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी और फिर अपनी जगह वापस आकर मैं लेट गया। मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में मालकिन की वह हरकत घूम रही थी। जितना कुछ मुझे समझ आ रहा था वह मेरे बर्दाश्त से बाहर था। क्या मेरी मालकिन आधी रात को घोड़े के साथ थोड़ी थोड़ी देर में घोड़े के हिसने की आवाज़ आ रही थी और मैं सोच रहा था कि मालकिन ने कैसे कपड़े पहन लिए हैं। मालकिन तो मालिक की गैर मौजूदगी में अपने घोड़े के साथ ही, यही सोचते सोचते मुझे नींद लग गई। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो कुछ देर के लिए रात वाली बात मेरे दिमाग से निकल गई। मैं जल्दी से तैयार होकर किचन की तरफ गया। तभी मेरी मालकिन नाश्ते की टेबल पर बैठे मेरा ही इंतज़ार कर रही थी और तभी मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। पर पता नहीं मेरी मालकिन को इतनी सुबह उठने की आदत कैसे थी, या फिर रात भर वह सोई भी नहीं थी। मैंने हमेशा उनकी आंखों में रेड रेड देखा था, जैसे कि वह रात भर सोई ही नहीं हो। जब से वह शादी होकर इस घर में आई, मेरे लिए काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मुझे हर वक्त यही फिक्र सताती थी कि कहीं उनकी सेवा करने में कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि वह मालिक का दिलो जान से अजीज थी। लेकिन आज मालकिन को देखते ही रात वाला मंजर मेरी आंखों के सामने लहरा रहा था। मुझे अपनी मालकिन से बहुत ही घिन महसूस हो रही थी। वह अपने पति के पीठ पीछे ऐसी हरकतें कर रही थी। मैं अपने मालिक का वफादार नौकर था और यह सब बातें मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। कोई औरत मेरे मालिक को ऐसा धोखा देती तो मैं मालिक को रात वाली बातें पहले से ही बता देता, लेकिन वह मालिक की पत्नी थी और मेरा मालिक अपनी पत्नी से बहुत ही मोहब्बत करता।
اس لیے میں فی الحال شانت رہ گیا تھا۔ میرے مالک بزنس کے سلسلے میں فلائٹ سے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے رہتے تھے اور ایک ہفتے سے وہ دبئی شہر ہی گئے ہوئے تھے۔ گھر میں مالک کی ماں یعنی کہ مالکن کی ساس موجود تھی۔ مالک کو صبح دیر سے اٹھنے کی عادت تھی، اس لیے میں بھی بنگلے میں سکون سے ہی آیا کرتا تھا۔ لیکن جب سے مالکن آئی تھی مجھے صبح سویرے ہی اٹھ کر کام میں لگنا پڑتا تھا۔ میری نئی مالکن کی عادتیں بہت ہی عجیب سی تھی اور میری سمجھ سے تو کئی گنا باہر تھی۔ میں جب بھی بڑی مالکن یعنی مالک کی ماں سے ان کے بارے میں بات کرتا تو بڑی مالکن کہتی ہیں وہ بنگلہ دیشی عورت ہے اور یہاں ہمارے شہر میں نئی آئی ہے، اس کے طور طریقے ہم سے بہت ہی الگ ہیں، تم چنتا نہ کرو، کچھ ہی دنوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مالک کے کہنے پر میں بنگلہ دیشی کھانا پکانا بھی سیکھ رہا تھا اور بنگلہ دیش کی بھاشا بھی سیکھ رہا تھا۔ مجھے پہلے سے تھوڑی بھاشا آتی تھی کیونکہ میرے مالک بھی اکثر بنگلہ دیش کے بھاشا میں بات کیا کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مالکن کو اپنے وطن کی یاد نہ ستائے اور وہ ہمارے ماحول میں گھل مل جائے، اس لیے ہمارے گھر کو بنگلہ دیشی کے ماحول کی طرح کر دیا تھا۔ لیکن بنگلہ دیش کے طور طریقے بہت ہی الگ ہوتے ہیں، میرے لیے انہیں سمجھنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ میں حیدرآباد سے تھا اور نوکری کے لیے گھر سے 5 سال پہلے ہی شہر آیا تھا اور شہر میں آنے کے بعد مجھے پہلے ہی نوکری اپنے مالک کے بنگلے میں ملی تھی اور میں نے خوشی یہ نوکری کر لی۔ میرے مالک بہت ہی اچھے انسان تھے، اس کا بہت ہی بڑا بزنس تھا اور مالک زیادہ تر بنگلہ دیش میں ہی رہتے تھے۔ یہاں صرف بڑی مالکن رہتی تھی اور مجھے ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بنگلے پر رکھا گیا تھا۔ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلی مالکن کے لیے زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا، اس لیے میں بہت سکون سے اپنی نوکری کر رہا تھا۔ مالک کو بنگلہ دیش میں رہتے رہتے بنگلہ دیش کی بولنے کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ اکثر بنگلے پر آنے کے بعد بنگلہ دیش کے بھاشا میں بات کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے مجھے کچھ وہ بھاشا سمجھ آنے لگی تھی۔ اتنے سالوں میں مالک نے میرے اچھے برے میں اتنا ساتھ دیا کہ میں مالک کا سب سے بڑا وفادار نوکر بن چکا تھا اور جب کچھ مہینے پہلے مالک بنگلہ دیش سے واپس لوٹے تو اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ ان کی خوبصورت پتنی بھی موجود تھی۔ مالک نے مجھے بتایا کہ آج سے وہ میری نئی مالکن ہے کیونکہ مالک نے بنگلہ دیش میں ان کو محبت ہوئی تھی اور انہوں نے شادی کی ہے اور اب انہیں دلی لے آئے ہیں۔ یہ خبر نہ صرف میرے لیے چونکا دینے والی تھی بلکہ بڑی مالکن بھی حیران رہ گئی تھی کیونکہ ان کا وہ اکلوتا بیٹا تھا اور اکلوتے بیٹے نے انہیں بنا بتائے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ وہ دلہن کو گھر لے آئے۔ شروع میں تو بڑی مالکن نے اس دلہن کو اپنانے سے منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کی مہیلائیں دلی کی مہیلاؤں سے بہت الگ ہوتی ہیں اور بنگلہ دیش کی مہیلائیں کو پتنی بنانا سوائے بیوقوفی کے کچھ نہیں ہے کیونکہ ان مہیلاؤں کے طور طریقے اور رنگ ہم سے بہت زیادہ الگ ہوتے ہیں، بالکل غیر کی طرح، اور ان کے بارے میں بڑی مالکن کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی محبت دیکھی تو وہ بھی مان گئی اور پھر دھیرے دھیرے اس کو قبول کر لیا۔ لیکن بڑی مالکن نے اندازہ لگایا کہ نئی مالکن کے آنے کے بعد نہ صرف گھر کا ماحول بدلا تھا بلکہ ایسا لگ رہا تھا سب کچھ بدل گیا ہو۔ مالکن کبھی کبھی فٹکری کا تیل منگواتی ہیں تو کبھی زیتون کا تیل، پتہ نہیں وہ سارا وقت اپنے کمرے میں کیا کرتی رہتی ہیں۔ اچانک ایک دن جب مالک کام سے گھر لوٹے تو وہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی مالک سے ضد کرنے لگی کہ انہیں ایک گھوڑا چاہیے۔
वह घोड़े के बिना नहीं रह सकती। मेरे मालिक ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि उन्हें यह जानवर से एलर्जी है और घर में किसी भी किस्म का जानवर नहीं है, उन्हें एलर्जी का सामना करना पड़ता है, इसलिए वह घर में घोड़ा नहीं ला सकते। अगर मालकिन को इतना ही शौक है तो वह कभी कभी उनके दोस्तों के घोड़ों से दिल बहला सकती हैं। मालिक की ऐसी बात सुनकर मालकिन ने रोना शुरू कर दिया और रोती रोती टूटी फूटी शब्दों में कहने लगी कि आपको क्या पता, हम बांग्लादेश की महिलाओं को घोड़े के बिना गुजारा नहीं कर सकती हैं। वैसे भी आप तो हफ्ता भर घर बाहर ही रहते हैं, आपको घोड़े से क्या एलर्जी होगी। मैं उसकी देखभाल अच्छी तरीके से करूँगी और ख्याल भी रखूँगी, लेकिन मुझे हर हाल में घोड़ा चाहिए। मालिक ने मालकिन को बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की लेकिन वह जब जिद पर अड़ी रही और अपने बात पर ही जोर देती रही तो ना चाहते हुए भी मालिक ने उन्हें एक सफ़ेद रंग का घोड़ा खरीद कर दिया और कह दिया घोड़े को घर के पीछे ही बांध कर रखें। तभी मालकिन बहुत ज़्यादा खुश हो गई और घोड़े को देखते ही उनके चेहरे पर ऐसी रौनक आई जैसे वह घोड़ा नहीं बल्कि उनके लिए बहुत ख़ास चीज़ हो। मुझे भी यह लगा कि शायद मालकिन तन्हाई दूर करने के लिए घोड़े को रखना चाहती हैं या फिर बांग्लादेश की महिलाओं को घोड़े की आदत होगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था यह बांग्लादेश की महिलाएं घोड़े के साथ क्या करती हैं। मालकिन को घर आए अभी 10 से 15 दिन ही हुए थे कि मालिक को दोबारा बांग्लादेश जाना पड़ा था। नई मालकिन भी साथ में जाना चाहती थी, लेकिन मालिक का कहना था कि अब तुम्हें यहाँ ही रहना होगा ताकि तुम्हें यह माहौल समझ आए। मालिक की बात सुनकर मालकिन रुक गई और घोड़े के साथ वक्त गुजारने लगी। मालकिन की आदतें बहुत अलग थी। वह सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं और नाश्ते में हर वह चीज़ खाती जिनसे उन्हें ताकत हासिल हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी गर्म चीज़ खाते हुए किसी औरत को नहीं देखा था जितनी मेरी मालकिन खा रही थी। वह वक्त पर खाना खाती और खूबसूरती का भी काफ़ी ख्याल रखती। जब भी मालिक घर पर मौजूद नहीं रहते थे, लेकिन वह हर वक्त खुशबू में रहती। उन्हें अपने नए घोड़े से बहुत लगाव हो चुका था और वह हमेशा ही उसके साथ तन्हाई में वक्त गुजारने लगी थी। और जब भी वह घोड़े के साथ रहती थी तो हमें भी वहां जाने की इजाज़त नहीं होती। मालिक को गए 1 हफ्ता ही हो गया था कि एक दिन घोड़े की आवाज़ पर मैं कमरे से निकला तो यह देखकर मेरे होश ही उड़ गए कि मेरी मालकिन घोड़े के साथ मोहब्बत और लगाव का आधी रात को इजहार करते हुए वह घोड़े की टांगों के पास बैठी थी। मेरी जान निकल गई थी। उसके आगे का मंजर देखे बिना मैं वापस लौट आया था, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था कि यह न समझ सकता कि मालकिन क्या कर रही हैं। मैंने सोचा था कि मैं मालकिन का पूरा सच अपनी आँखों से देखूं और फिर मालिक को इस सच के बारे में बताऊं, क्योंकि उससे ज़्यादा चुप रहना मेरी वफादारी के ऊपर ठप्पा है। दूसरी रात घोड़े की हल्की सी आवाज़ आते ही मैं अपने क्वार्टर से निकला और धीरे धीरे तबेले के पास पहुंच गया। आज भी मेरी मालकिन घोड़े के पास ही खड़ी थी और उसके कान में कुछ कह रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था शायद घोड़ा भी मालकिन की सभी बातें समझ रहा था। और फिर घोड़े ने अचानक से अपनी ज़बान से मालकिन का मुंह चाटा और मोहब्बत का इजहार करने लगा। मालकिन ने पूरी तरह घोड़े की मोहब्बत और जज्बात से काबू कर लिया तो वह धीरे से उसे सहलाते सहलाते उसके कदमों के पास बैठ गई। यह सब देखकर मेरी सांस सीने में ही अटकने लगी। आगे का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। आज की रात मैंने पूरा मंजर अपनी आंखों में कैद कर लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मालकिन ने ऐसी हरकत क्यों की।
इसलिए उन्होंने मालिक से घोड़े की जिद की। बड़ी मालकिन ने भी ठीक कहा था कि बांग्लादेश की महिलाएं के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह दिल्ली की औरतें जैसी नहीं होती हैं। और आज बड़ी मालकिन की बात का मतलब मुझे समझ आ गया था। मेरी मालकिन ने जो कुछ किया था मैंने आज तक नहीं देखा था, इसलिए मैं खामोशी से पूरा मंजर देखने के बाद वापस अपने क्वार्टर में आकर सो गया और सोते सोते ही यही सोच रहा था कि मुझे इस बारे में मालिक से बात करनी चाहिए या नहीं। मालिक को वापस आने में अभी भी एक हफ्ता बाकी था और यह हफ्ता मैं अपनी नई मालकिन की हरकतों को देखना चाहता था। अगली रात मेरी मालकिन जब आधी रात तक घोड़े के साथ वक्त गुजार कर अपने कमरे में वापस लौटी तो उस वक्त मैं अपने क्वार्टर में वापस जाने की बजाय धीरे धीरे दबे पांव मालकिन के कमरे तक पहुंच गया और खिड़की से घर के अंदर का मंजर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मालकिन ने तो कमरे में जाकर उससे भी नई हरकत की थी। मेरी मालकिन कुछ ऐसा कर रही थी जो कुछ सही नहीं था। तभी उसे आधी रात को सहारा लेना पड़ रहा था और अपने घोड़े के साथ उनका रिश्ता मेरे लिए खामोश रहना सही नहीं था। मैंने उस घर का नमक खाया था, इसलिए मैं सुबह होते ही सीधा बड़ी मालकिन की सेवा में हाजिर हो गया और उन्हें नई मालकिन के बारे में सब कुछ सही सही बता दिया। मेरी बातें सुनकर बड़ी मालकिन कहने लगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की है। अगर मैं उसके खिलाफ अपने बेटे से कुछ भी कहूँगी तो वह कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। वैसे भी इतने दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वह कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। उसने तुम्हारे मालिक की दौलत को देखकर उससे शादी की है और वह आज नहीं तो कल तुम्हारे मालिक को छोड़कर चली जाएगी। बड़ी मालकिन की बातों ने मुझे और भी परेशान कर दिया था। वह नई मालकिन को रोकने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उनका यह मानना था कि इस तरह वह अपने बेटे से दूर हो जाएंगी और उनकी बात एकदम ठीक थी। लेकिन मेरे खामोश रहना ठीक नहीं था, इसलिए मैं गुजरते दिनों के साथ मालिक के आने का इंतज़ार करने लगा। हर रात मैं बहुत ही बेचैनी से मालिक के आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि घोड़े की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती है। पर मैं जान जाता कि मालकिन क्या कर रही हैं। पता नहीं मेरी मालकिन कैसी औरत थी, या शायद बांग्लादेश की महिलाएं ऐसा ही करती हैं। पूरा एक हफ्ता गुजरने के बाद जब मालिक घर वापस आए तो आते ही मालकिन को गले से लगाया और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगे। मैं उनके पीछे ही खड़ा था, यह सोचने लगा कि पता नहीं मुझे मालिक से यह बात कहनी चाहिए या नहीं। अगर मालिक मेरी बात का यकीन ना करे तो मेरी नौकरी जा सकती है, और अगर उनकी पत्नी अपने किए का इकरार नहीं करती तो मेरा क्या होता। मैं किस तरह अपने मालिक के सामने खुद को सही साबित करता, और उनकी बीवी क्यों इस बात का इकरार कर लेगी कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं आधी रात को घोड़े के साथ क्या कर रही है। जब मेरा मालिक आराम करने के बाद कमरे से बाहर निकला और मुझे अपने पास बुलाकर घर के बारे में बात करने लगा जैसे कि वह हमेशा करता, तब मुझे यह मौका सही लगा कि मैं मालिक को मालकिन की हकीकत बता दूं। मालिक मुझ पर पूरा भरोसा करते या ना करते, मेरा नमक हलाल हो जाता। यही सब सोचकर मैंने मालिक को बता दिया कि रात के अंधेरे में मालकिन हर रात घोड़े के साथ आया करती थी। मेरी बात सुनते ही मालिक मेरे तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम्हारी मालकिन को घोड़े से बहुत मोहब्बत है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वह कोई ऐसी वैसी हरकत करे, और भला ऐसे करके उसे क्या हासिल होगा। वह तो मुझे
बहुत ही मोहब्बत करती है और हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैंने मालिक के आगे सर झुकाया और उनसे कहा कि मेरा काम आपसे वफादारी करना था। बाकी मालकिन क्या करती हैं और क्यों करती हैं, ना ही यह जानना मेरे लिए ज़रूरी है और ना ही मुझे इस बात से लगाव है। लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरा मुंह बंद रखना आपको नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि मालकिन जो कुछ कर रही हैं आपको उससे नुकसान हो सकता है। मेरी बात सुनकर मालिक शांत हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि मैं आज की रात बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ और एक बार फिर तुम्हें घर में अकेले रहना होगा। मैं अपने मालिक को बहुत ही अच्छी तरह जानता था, इसलिए उनकी बात सुनकर मैं फौरन समझ गया कि वह सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मालिक की बात सुनकर मालकिन थोड़ी देर खामोश रही और कहने लगी कि जल्दी घर वापस आ जाएगा। तभी मालिक खामोशी से रात का अंधेरा होने से पहले ही घर से निकल गए और पीछे से घूमकर क्वार्टर में पहुंच गए। जब मैं रात को अपने क्वार्टर में पहुंचा तो मालिक को देखकर हैरान हो गया। फिर रात को जैसे ही घोड़े की आवाज़ आने लगी तो मालिक क्वार्टर से निकल गए और तबेले तक पहुंच गए। उन्होंने खुद अपनी आंखों से मालकिन को घोड़े की टांगों के करीब बैठे देख लिया था। मालिक को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी पत्नी ऐसा भी कुछ कर सकती है। मालिक फौरन मालकिन के पास पहुंच गए। उनको देखकर मालकिन के चेहरे का रंग उड़ गया और जब मालिक ने गुस्से में मालकिन से सवाल करना शुरू कर दिया तो उनकी बोलती ही बंद हो गई। मालिक का गुस्सा हद से बढ़ा तो मालकिन रोने लगी और फिर मालकिन ने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर मैं और मालिक दोनों ही चौंक गए। मालकिन ने रोते हुए बताया कि जब वह शादी करके मालिक के साथ इस बंगले में आई तो सब कुछ उनके लिए नया नया था। उन्हें यहाँ के रस्मों रिवाज की कुछ खबर नहीं थी और ना ही इस देश की आदत। वह बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी और ऐसे मालिक भी उन्हें छोड़कर कारोबार के सिलसिले में अब तो हफ्ते दूसरे शहर जाने वाले थे कि तभी उन्हें मालिक की माँ यानी बड़ी मालकिन ने अपने कमरे में उन्हें बुला लिया और मालकिन ने मालिक की बीवी को बताया कि मालिक का कई लड़कियों के साथ पहले भी रिश्ता रहा और अभी मालिक जब भी दूसरे शहर जाते हैं तो वहाँ भी उनके कई लड़कियों से दोस्ती रहती है। अगर वह मालिक को जल्द से जल्द बच्चों की खुशी दे देगी तो उनके बच्चे मालिक के पैरों की जंजीर बन जाएंगे और मालिक कभी भी किसी और की तरफ नज़र नहीं उठाएंगे। यह सुनकर मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि वह घर वालों के खिलाफ जाकर मालिक से शादी करके हमारे देश आई थी और अगर ऐसे में मालिक उनके साथ कोई धोखा करते तो वह बेसहारा हो जाती। यही सोचकर जब वह परेशान हुई तो बड़ी मालकिन ने बताया कि अगर किसी घोड़े के साथ प्यार मोहब्बत से रहेगी और उसकी दुम के बालों को काटकर अपने तकिए के नीचे रखा करेगी तो जल्द ही उनके घर में बच्चा हो जाएगा। मालकिन बड़ी मालकिन की बातों में आ गई और उन्हें लगा कि इस तरह करने से वह मालिक को काबू में कर लेंगी और मालिक कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने बड़ी मालकिन के कहने पर ही मालिक के सामने यह झूठी बातें कही थी कि बांग्लादेश की महिलाएं घोड़े के बिना नहीं रह सकती। मालिक ने अपनी बीवी को खुशी के खातिर उन्हें एक घोड़ा खरीद कर दे और खुद दूसरे शहर चले गए और मालकिन अपनी सास की बातों में आकर घोड़े के साथ वक्त गुजारने लगी, बल्कि उसकी दुम के बालों को काटकर अपनी तकिया के नीचे भी रखने लगी, जो भी बिल्कुल बेमकसद था। मेरी बड़ी मालकिन यह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि मेरा क्वार्टर तबेले के पास ही है और मैं मालिक के मामले में बहुत ही ज़्यादा वफादार हूँ।
मैं जब भी मालकिन को कोई ऐसी हरकत करते देख लूँगा तो मालिक को ज़रूर बता दूँगा। बड़ी मालकिन खुद भी मालिक के आगे छोटी मालकिन की शिकायत करके उनके घर से हमेशा के लिए निकाल देंगी। बड़ी मालकिन ने छोटी मालकिन सीधी तरह से घर से नहीं निकलेंगी, इसलिए उन्होंने यह अजीब खेल खेला था और मैं भी उनका शिकार बन गया। अगर मालिक खुद से सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं तो शायद वह भी मालकिन को इस तरह समझते जैसा कि मैं समझ बैठा था। सारा सच पूरी तरह खुलकर मालिक के सामने आ गया था और मैं भी शर्मिंदगी से मालिक के आगे सर झुकाकर खड़ा था। मैंने मालिक से माफ़ी मांगी तो उन्होंने खुले दिल से मुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि उनका असल कसूरवार मैं नहीं बल्कि उनकी माँ थी। बड़ी मालकिन ने खुद अपने मुंह से इस बात का इकरार कर लिया था कि वह बांग्लादेश की महिलाओं को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, बल्कि किसी खानदान की लड़की से मालिक की शादी करवाना चाहती हैं। बड़ी मालकिन को इस बात पर पक्का यकीन था कि बांग्लादेश की महिलाएं अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ही सालों में छोटी मालकिन ने अपनी मोहब्बत और सेवा में बड़ी मालकिन का दिल जीत लिया था। हर औरत सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की ख्वाहिशमंद होती है और अगर उसे किसी रिश्ते से मोहब्बत मिले तो वह बदले में भी मोहब्बत ही देती है। और यह बात छोटी मालकिन ने सच साबित कर दी थी कि मोहब्बत का ताल्लुक दिल से होता है। कहने को मैं एक नौकर था, लेकिन वह मुझे भी बहुत इज्जत से पेश आती थी और उनका घोड़ा आज भी हमारे बंगले में मौजूद है और वह पहले से भी ज़्यादा उससे मोहब्बत करती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बड़ी मालकिन ने अपनी बहू को घर से निकालने के लिए सही किया था? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। हम आपके लिए नई ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। आपको किस स्टोरी पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।